एसआईआर और वोट चोरी का मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से फंसता दिखाई पड़ रहा है। तो उधर वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में निकल रही है, अब उस पर हमले होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस यात्रा पर हमला किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया और दोनों ही पक्षों में यानी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर वहां पर लाठी डंडे चलने की खबर है। और ये यात्रा को लेकर पहले भी ये खबरें आ रही थी कि वहां पर उस यात्रा पर आतंकवादियों के हमले का खतरा है। अब ये खतरा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यात्रा को सफलता मिल रही है, आम लोग उससे जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसने बीजेपी और एनडीए की नींद हराम कर रखी है। और उधर चुनाव आयोग तो परेशानी में दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, ये सबसे पहले अगर बात करते हैं, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों ही पक्षों में भिड़ंत की खबरें आई हैं, यात्रा आगे बढ़ रही है लेकिन उस पर हमले की खबरें आई हैं, और ये जो खबर है, क्या है पूरा ये मामला? समीर जी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में जो कांग्रेस का दफ्तर है उस पर हमला किया जी। और वहां फिर दोनों गुटों के बीच में झड़प हुई है। वो वीडियो भी हम लोगों के पास है, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वो हम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो हमला कर रहे हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है। तो वहाँ जो है वो भिड़ गए हैं आपस में उनके कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के। और ये देखा जा रहा है साफ तौर पर कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमले किए हैं वोट चोरी को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई हुई नजर आ रही है। और अब उसके कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं और हिंसा भी कर रहे हैं, ये साफ तौर पर आया है। पिछले दिनों जो एक घटना हुई कि जो राहुल गांधी की सभा थी और राहुल गांधी सभा में थे भी नहीं उस समय किसी ने मंच से पीछे से कोई प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग किया। कहा यह जा रहा है कि वो शायद कोई भाजपा का द्वारा भेजा गया व्यक्ति था, उसी से भाजपा ने ये प्रायोजित कार्यक्रम करवाया था। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये तो समय बताएगा जब कोई जांच होगी इसकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशान अब नजर आ रही है, क्योंकि उसे लग रहा है, कल राहुल गांधी ने कहा भी था कि कोई भाजपा के सांसद जो है उनके संपर्क में हो, वो उनको मैसेज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वोट चोर आप ना कहिए। तो इसका मतलब ये एक तरीके से हो सकता है कि राहुल गांधी को धमकी भी दी जा रही हो कि आप प्रधानमंत्री को वोट चोर ना कहिए वरना हम इस तरीके के हमले कराएंगे। तो अब देखना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। और कांग्रेस का कहना ये है कि नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल खामोश हो गए और उनकी शय पर ही ये सब किया जा रहा है, इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। तो वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं। वो विजुअल्स भी हैं जो हमले किए गए हैं कांग्रेस दफ्तर पर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये लाठी डंडे चलने की भी खबरें हैं। जो विजुअल्स हैं उसमें दिखाई भी पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वहां हमले किए गए हैं, वो भी सुनाएंगे। लेकिन एक बार देखते हैं कि किस तरह से वो जो हमले की बात कही जा रही है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमले किए हैं। हालांकि अब इसमें सीधे तौर पर जो निशाना बनाने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी, राहुल गांधी को हो रही है। चूंकि ये इंडिया गठबंधन की यात्रा है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता इसमें लगातार शामिल हो रहे हैं। और मंच पर जिसको ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए हैं। अब जैसा अमलेंदु जी ने कहा कि अपशब्द कहने वाले कौन है, प्रायोजित है बीजेपी की ओर से या कोई और है, वो तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर उस तरह की घटना हुई है तो उसमें यह भी दिख रहा है कि उन लोगों को मंच से हटाने की और उनको चुप कराने की, उनको डांटने की भी आवाजें सुनाई पड़ रही है उस विजुअल में। पर ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमले का क्या लॉजिक है, ये भी समझ से बाहर है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ही ये हमला क्यों हो रहा है। क्योंकि इस मुद्दे को जिस तरीके से वोट चोर का ये मामला उठा रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी निश्चित तौर पर परेशान है। अब तक एक बार भी इस पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। और लेकिन संसद में इसीलिए इस पर चर्चा की मांग हो रही थी कि आखिर अगर चर्चा होगी तो हो सकता है प्रधानमंत्री बोले भी। हालांकि कोई जरूरी नहीं था कि वो बोलते ही। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई राज्यसभा में, वो नहीं बोले। लोकसभा में बोले भी तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये तो सवाल है ही अमलेंदु जी कि इस यात्रा में जिसने भी जो कुछ कहा वो जांच के बाद पता चलेगा किसकी तरफ से प्रायोजित व्यक्ति था या फिर क्या कुछ हुआ। लेकिन
कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला करना और राहुल गांधी को टारगेट करना, ये तो जरूर कुछ संकेत दे रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए संकेत दे रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है और वो राहुल गांधी पे हमला करने की योजना बना रही है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि आज ये लक्षित हमला जो है कांग्रेस के दफ्तर पे किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यही आरोप लगा रहे हैं चूंकि नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई है इसलिए बीजेपी परेशान है और कांग्रेस के दफ्तर पे हमला किया गया और राहुल गांधी पे हमले की भी योजना बीजेपी बना रही है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं समीर जी, और हम लोग सुन भी सकते हैं और विजुअल भी वो देख सकते हैं किस तरीके के विजुअल है, कैसे उस पर कांग्रेस के दफ्तर पे हमला किया जा रहा है। ये शायद कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है हमारे बराबर में बात करते नजर आ रहे हैं, इनकी बाइट भी हम लोग सुन सकते हैं ये क्या कह रहे हैं। जी सुनते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर, पटना में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है वहां हमला किया, पथराव किया, और क्या कुछ हुआ सुन लेते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात जो वहां उस समय मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। ये देखिए आरोप अमलेदू जी लगा रहा है और ये विजुअल्स ये हम देख सकते हैं जिसने लाठी डंडे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो है, और आशुतोष शर्मा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि पुलिस का सिपाही जो है वो खुद भाजपा का डंडा लेकर हमला कर रहा है, तो यानी पुलिस मिलकर हमले करा रही है। समीर जी ये साफ देखा जा सकता है, ये विजुअल्स आ रहे हैं, ये देखिए ये विजुअल्स जो है एजेंसी की जारी की हुई विजुअल्स है। जी ये विजुअल्स है एजेंसी की जारी की हुई, ये दिखाई पड़ रहे हैं वहां प्रशासन और पुलिस के। अमलेदू जी कल जब हमारे साथी वहां इकरार भी ये बता रहे थे कि लोगों का आरोप है कि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग यात्रा में शामिल होने से लोगों को रोक रहे हैं, यहां तक कि मीडिया को भी रोका जा रहा है, जबकि जिनके पास वहां पर ऑथराइज्ड कार्ड है, उनके पास है, बावजूद इसके उन लोगों को रोका जा रहा है। और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन के लोग, पुलिस वाले लाठी डंडे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां हमला कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं ये विजुअल, देखिए एकदम स्पष्ट विजुअल समीर जी। और देखिए पहले से तैयारी करके आए, हेलमेट पहन दिया गया, गेट तोड़ा है और हेलमेट पहन कर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हेलमेट पहने हुए, हाथों में लाठियां लिए हुए हैं और पत्थर फेंक रहे हैं और लाठियां चला रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। यानी बीजेपी फुल गुंडाई पर उतर आई है, गुंडा राज इसी को कहते हैं, और बीजेपी की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है समीर जी कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए वास्तव में अब खतरा पैदा हो गया है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये हेलमेट लगाकर आए हुए हैं, यानी पूरे प्रायोजित तरीके से ये हमला, और इसमें दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ये हमले हो रहे हैं। बड़ा आरोप वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इसमें पुलिस वाले खुद बीजेपी के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं। सुन लेते हैं उनको, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो अभी बता रहे थे कि कैसे ये हमला किया गया। और हम देख सकते हैं कि गेट जो लगा हुआ है उस दफ्तर में, उसको कैसे तोड़ दिया गया, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जो हेलमेट लगाए हुए लोग हैं अमलेदू जी की जैसे कार्यकर्ता नहीं, ये कोई मिलिशिया हो, बाकायदा इनको जैसे ट्रेनिंग दी ही जाती है। ये शाखा से प्रशिक्षित लोग होंगे, इनको लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और भी हथियार चलाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी, हमें नहीं मालूम क्या क्या इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं हमला, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि ये प्रशिक्षित लोग हैं, इनको हमला करने की पूरी देखिए प्रशिक्षित। देखिए बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ, उस पर ट्रक पर लाठी चलाने का क्या मतलब है जी, उस पर भी कार्यकर्ता जो है बीजेपी के हमला कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जो आशुतोष शर्मा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है करवा रहे हैं बीजेपी के साथ। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं उनको। डॉक्टर आशुतोष शर्मा प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो उस समय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मौजूद रहे जिस समय ये हमला हुआ, क्या कह रहे हैं। आशुतोष शर्मा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और वहां पर मौजूद है जब ये हमला हुआ है। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, पथराव भी किए जा रहे हैं, पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और बाकायदा वहां पर गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं। अब ये तो सीधे एक सवाल उठना चाहिए कि कानून व्यवस्था वहां पर किस तरीके की है, ये सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। लेकिन आशुतोष शर्मा का जो बयान है, आरोप है, वो बहुत गंभीर है कि पुलिस वाले खुद लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ दे रहे हैं और बीजेपी का झंडा उठाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं उस सिपाही को कि देखिए सिपाही जो ये भाजपा का झंडा लेकर अंदर घुसा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि अब पुलिस प्रशासन की मदद से जो है कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले कराए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये हमले कर रही है। ये कांग्रेस का सीधा आरोप है समीर जी। जी बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर आरोप है। आज सुबह ही ये घटना हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ता
पटना में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में किस तरीके से जाते हैं, वहां पर लाठी डंडों से लैस होकर और बाकायदा हेलमेट लगाए हुए कि अगर दूसरी तरफ से भी अगर कोई पथराव हो, लाठी चले तो उन पर चोट न लगे। कुछ कई कार्यकर्ता इस तरीके से भी गए हुए हैं। ये विजुअल्स देख सकते हैं कैसे यहां पर गेट जो लगा हुआ है पार्टी कार्यालय का उसको तोड़ दिया जाता है। एक बार देखेंगे इसको फुल स्क्रीन पर कैसे ये वहां पर कार्यकर्ता जा रहे हैं और हमले कर रहे हैं, लाठी डंडों से लैस हैं और गेट तोड़कर अंदर घुस जा रहे हैं। गेट तोड़ दिया गया है और पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पर पटना के भीतर राजधानी में और पटना पार्टी का जो दफ्तर है बहुत ही एक कहिए कि जो सुरक्षित एरिया है वहां आता है, वहां पर ये हाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना सुरक्षित एरिया है और खासतौर से ये जो है बहुत सेंसिटिव क्षेत्र भी है समीर जी, और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत क्षेत्र समझा जाता है और वहाँ इस तरीके की घटना हो रही है और पुलिस जो है वो साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में हमला कर रही है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है। हमने सुनवाया, डॉक्टर आशुतोष शर्मा जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बता रहे हैं और ये देखिए ये एजेंसी की फुटेज है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर रहे हैं, गेट तोड़ दिया है, बाहर ट्रक खड़ा हुआ है उस पे हमले कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है, मजबूत लाठियां लिए हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और पत्थर फेंक रहे हैं और हेलमेट पहनकर आए हैं। खुद हेलमेट पहने हुए हैं, खुद हेलमेट पहने हुए, इसका मतलब पहले से तैयारी पक्की करके आए हैं, ये साफ तौर पर समझाया सकता है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है और इसमें कई सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो नोन चेहरे होंगे, अब इनको पहचान कर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन पूरी तरीके से राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और अपने हाथ में लेते दिख रहे हैं। पुलिस वहां एकदम असहाय दिख रही है। हाँ, पुलिस एकदम असहाय दिख रही है और जो पुलिस सक्रिय दिख रही है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ दिख रही है। हाँ, वो हम खुद ही हमले में शामिल है, जैसा कि आशुतोष शर्मा बता रहे हैं। जैसे कि आशुतोष शर्मा बता रहे हैं और ये साफ तौर पर विजुअल में देखा जा सकता है समीर जी किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा निंदनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो अपशब्दों का प्रयोग करते ही हैं, पूरी भाजपा के लोग आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और अब इस तरीके से हमले भी किए जा रहे हैं, यानी बीजेपी की गुंडई जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, और सुन लेते हैं राहुल गांधी का भी वो बयान। क्या उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्यों उनको वोट चोर कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने वोट चोरी की है। और आपको बता दें कि ये यात्रा जो चल रही है बिहार में करीब 23 जिलों से होकर आज 12वां दिन है। यात्रा के 12 दिन हो चुके हैं और ये 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को पहुंचेगी पटना में। वहां भी एक पदयात्रा निकाली जाएगी और शहर के अलग अलग इलाकों में। तो सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान। जगह जगह छोटी छोटी सभाएं भी हो रही हैं और बड़ी बात यह है जो ये सबसे ज्यादा सरकार और चुनाव आयोग के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि इसमें आम मतदाता बाहर निकलकर बता रहा है कि किस तरीके से SIR के जरिए मतदाता सूची से जानबूझकर लोगों के नाम हटाए गए हैं। सुनते हैं राहुल गांधी को कहा क्या है उन्होंने वोट चोरी को लेकर। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जरूर बोल रहा है और चुनाव आयोग जब बोल रहा है तो उस मामले में उसकी चोरी और भी ज्यादा उजागर हो रही है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, और भी ज्यादा चोरी उजागर हो रही है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो हमला कर रहे हैं। चूंकि ये लग रहा है, जैसा हमने पहले जिक्र किया कि राहुल गांधी ने कल कहा था कि बीजेपी के कई MP उनके संपर्क में है, वो उनको मैसेज करके कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। यानी एक तरीके से धमकी राहुल गांधी को दी जा रही है कि प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। और इससे पहले ये भी आया, सरकार की तरफ से खबरें थी कि साहब राहुल गांधी की जान को खतरा है और जैश ए मोहम्मद है, क्या जैश ए मोहम्मद, उसके 3 जो आतंकी हैं वो बिहार में घुस गए हैं, तो मोदी जी के रहते हुए आतंकी फिर घुस आए हैं। तो ये बड़ी एक बात है, लेकिन ये खतरा राहुल गांधी के लिए हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से हमला किया है
कांग्रेस के दफ्तर पर, उससे तो अब ये वास्तव में लगता है कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इसके जो क्रियाक्रम है वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो बहुत ही गंभीर घटना है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर पटना में हमला किया गया है और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वाले खुद उस हमले में शामिल हैं। पटना में जो सदाकत आश्रम है यानी कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से हमला किया गया और उसमें पुलिस वाले भी साथ दे रहे थे, और साथ नहीं भी दे रहे थे तो पुलिस वाले उनको रोक भी नहीं पाए। ये दिखा रहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था किन पुलिस वालों के हाथ में है, किन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। वहां गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और हमले कर देते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले खामोशी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार उस विजुअल को फिर देखेंगे हम लोग और देखेंगे अमलेंदु जी किस तरीके से वहां पुलिस वालों की संख्या भी कितनी दिखाई पड़ रही। राजधानी में एक पार्टी के दफ्तर में इस तरीके से हमला हो जा रहा है और पुलिस वालों की संख्या गिनी चुनी है, और जो है भी, अगर हम डॉक्टर अवधेश शर्मा की बात माने तो कह रहे हैं कि वो उसमें शामिल है, खुद ही उस हमले में। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये हमले में शामिल है, ये कह रहे हैं। और उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये जो किया जा रहा है बीजेपी के इसकी तरफ से, इसमें पुलिस शामिल है और ये साफ तौर पर नीतीश कुमार के समर्थन से हो रहा है। ये उनका आरोप मतलब उनका आरोप है आशुतोष शर्मा का, और कि नीतीश कुमार के सहयोग से ये हमला बीजेपी कर रही है कांग्रेस के दफ्तर पर। जी बिल्कुल, और इसको लेकर, इस हमले को लेकर अब फिर राजनीति तेज हो गई है। ये आरोप पहले भी लग रहे थे कि कैसे बीजेपी और वहां पर एनडीए सरकार यात्रा को रोकने की कोशिशें कर रही है। यात्रा में आतंकवादियों का खतरा बताया जा रहा है। इसके अलावा वहां यात्रा में जो आम लोग पहुंच रहे हैं उनको पहुंचने से रोका जा रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे थे और अब ये बहुत गंभीर मामला है कि कैसे वहां पर पटना में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया है। लेकिन ये यात्रा अपनी गति से चल रही है और आम लोग जबरदस्त तरीके से इसमें जुड़ रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य को भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मनोज कुमार झा, आरजेडी के सांसद, क्या कह रहे हैं। और ये लगातार इस यात्रा में आम जनता जुड़ रही है और वोट चोरी का जो मुद्दा इंडिया गठबंधन ने उठाया है उसको लेकर आम जनता भी कन्विंस्ड है और वो बता रही है कि वो इस एसआईआर प्रक्रिया के, वोट चोरी के, इन सारी घटनाओं से वो खुद पीड़ित हैं। उनको मतदाता सूची से निकाला गया है और कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों निकाला गया है। एक ब्रेकिंग है समीर जी, वो दे दी जाए मनोज झा को सुनने से पहले। हाँ। ब्रेकिंग खबर ये है कि बिहार में मतदाता पंजीकरण के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए 1 सितंबर की समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग की है। ये उन्होंने कहा है, तो अब इसको 1 सितंबर को इसको सुनवाई होगी। हाँ, क्योंकि 1 सितंबर को ही ये समय सीमा समाप्त हो रही थी और 1 सितंबर तक ही लोगों को अपनी आपत्तियां दर्ज करानी थी। खैर, सुनते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। हम लोग इससे जुड़ रहे हैं और कैसे ये अपने मकसद में कामयाब हो रही है, अब मनोज झा बता रहे हैं। इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के नेता हैं, वो भी इस यात्रा में लगातार शामिल है। उनका ये कहना है कि आपको उम्मीद भी नहीं थी कि ये यात्रा इतनी ज्यादा लोगों में एक जागरूकता फैलाएगी और ये इतनी ज्यादा सफल यात्रा होगी। सुनेंगे एक बार दीपांकर भट्टाचार्य को भी क्या कह रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। तो इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, ये कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई-एमएल के नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और यात्रा चल रही है अपनी गति से। और इस दौरान जो बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है लाठी डंडों से और पथराव किया है। लेकिन इस यात्रा को लेकर और इसमें जो तमाम सवाल उठाए गए हैं, वोट चोरी का जो मामला है, एसआईआर का जो मामला है, वो सारी चीजें लगातार दिखाई पड़ रही है। एक और नया मामला आया है अमलेंदु जी कि एक ही गांव में मतलब एक ही घर के नंबर पर पूरा गांव रजिस्टर्ड है। 974 वोट कल राहुल गांधी ने उसका खुलासा किया जी। लेकिन इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर यह है कि जो चुनाव आयोग के पास बिहार एसआईआर की जो 2003 में हुई थी जी हाँ। उसकी कोई फाइल ही नहीं है, ये आरटीआई में जवाब दिया है जी। एक पारदर्शी एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है अंजलि भारद्वाज, उन्होंने खुलासा किया है कि चुनाव आयोग के पास बिहार की एसआईआर 2003 की कोई रिपोर्ट
फाइल ही नहीं है। और आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में स्वतंत्र मूल्यांकन का हवाला दिया था, लेकिन आरटीआई में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जी। यानी जिसके आधार पर आरटीआई कराई जा रही है तो वो स्वतंत्र मूल्यांकन क्या है उसका भी उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब वो आरटीआई जो है उन्होंने जो डाली उसके हम वो दिखा भी सकते हैं ये साफ तौर पर। और उन्होंने 2 आवेदन थे, वो 2 आरटीआई इसके लिए दाखिल की थी। और पहले आवेदन में उन्होंने पूछा था चुनाव आयोग से कि इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन की कॉपी और एसआईआर का निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित फाइलें कहाँ है। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब में केवल 2005 के एसआईआर के आदेश और दिशा निर्देश दिए और कहा कि कोई अन्य जानकारी मौजूद नहीं है जी। दूसरे जो उन्होंने आवेदन किया उसमें उन्होंने 2003 में बिहार में हुए इंटेंसिव रिवीजन से संबंधित दिशा निर्देशों और आदेशों की कॉपी मांगी। इलेक्शन कमीशन ने इस आवेदन का जवाब देते हुए केवल 2025 के दिशा निर्देश दिए और कोई अन्य जानकारी नहीं दी। अब वो भारद्वाज कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया था जिसके आधार पर उन्होंने एसआईआर करने का फैसला लिया था। हालांकि इस मूल्यांकन की जानकारी न जनता के साथ है और न ही सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा की गई, ये उनका साफ तौर पर कहना है। और उनके मुताबिक 24 जून को अचानक जो एसआईआर की घोषणा की गई थी और राजनीतिक दलों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है 2019 के चुनाव के बाद से वोटर टर्नआउट से संबंधित जानकारी फॉर्म 17C पार्ट 1 जो होता है उसको देने से इनकार कर रहा है और सीसीटीवी फुटेज और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी भी नहीं दे रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जारी जानकारी देने का आदेश दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार से नियम ही बदलवा दिए। और इसी तरीके से जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कथित अनियमितताएं हुई थी और सीसीटीवी फुटेज थे उसको भी लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा जताई गई हैं। अब जो आरटीआई से जवाब नहीं मिला है तो इस पर भारद्वाज का कहना है कि वो पहले इलेक्शन कमीशन में और फिर सेंट्रल कमीशन में अपील और शिकायत दर्ज करने की योजना बना रही है। तो यानी कि आप जो करा रहे हैं, आपने कहा कि साहब इसके आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन हमने कराया था, उसके आधार पर एसआईआर करा रहे हैं, तो स्वतंत्र मूल्यांकन क्या था ये जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। यहाँ पूरी तरीके से फंस गया है, इसको मिसलीडिंग भी नहीं कह सकता। यानी आप पूरे बिहार के लोगों से दस्तावेज मांग रहे हैं और आपके पास जो पूरे बिहार का दस्तावेज है वही नहीं है। हाँ, वही नहीं, मतलब पूरे सबसे आप कागज मांग रहे हैं लेकिन आपके पास ही कागज नहीं है कि आपने ये कराया किस लिए है, जी हाँ, करा क्यों रहे, तो वो कागज आपके पास नहीं है, ये साफ तौर पर जी बिल्कुल। तो ये साफ तौर पर समझा जा रहा है और यही बात लगातार हम लोग कर रहे हैं कि कैसे अपने ही बुने हुए जाल में फंसता जा रहा है चुनाव आयोग। चाहे वो आरटीआई के जरिए सूचना मांगी जा रही हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के जरिए सूचना मांगी जा रही है और चाहे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और दस्तावेज दिखाने की बात हो रही हो। तो ये मनमाने तरीके से जो एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है बिहार में, उसके प्रमाण जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं वो भी एक नहीं कई जगहों के उदाहरण सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा भी है कि हम केवल महादेवपुरा ही सीट नहीं है कर्नाटक की, बल्कि हमारे पास ऐसे कई और उदाहरण है और जल्दी ही उनका भी हम खुलासा करने वाले हैं। बुरी तरीके से फंसा हुआ है और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी भी फंसी हुई है। पूरी एनडीए सरकार को यानी जो एनडीए के घटक दल है वो खुद भी, बीजेपी के अलावा जो दूसरे घटक दल हैं वो खुद भी इसमें अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं। पर बीजेपी को इसमें चुनाव आयोग का समर्थन वो लगातार कर रही है। क्यों कर रही है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि जो विपक्ष के आरोप हैं वो बिल्कुल सही आरोप हैं और एक न एक दिन उनका खुलासा होकर रहेगा। हाँ बिल्कुल समझिए, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष के आरोप जो है वो बिल्कुल एकदम पुख्ता आरोप है और इन आरोपों का कोई जवाब जो है किसी तरीके का मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जो है आगे बढ़ रही है और आज जो सचिन पायलट है कांग्रेस के नेता हैं वो 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे समीर जी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने मीडिया से बात की है सचिन पायलट ने, और वो भी आज यात्रा में पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात की है, क्या कुछ कहा है इस यात्रा को लेकर, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, उसको सुनते हैं। और ये इस यात्रा में गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता जो बिहार के बाहर की पार्टियां हैं वो भी लगातार इसमें शामिल हो रही हैं। सुन लेते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं।
तो वो भी पहुंचे हुए हैं आज यात्रा में। 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और वहां बता रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा को आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। यात्रा जगह जगह यहाँ पर वाहनों के अलावा कई जगह ये पदयात्रा भी हो रही है, मोटरसाइकिल से भी यात्रा हो रही है और पूरी तरह से जिन रास्तों से गुजर रही है वहाँ आम जनता जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथी जो वहाँ पर मौजूद हैं, यात्रा में साथ चल रहे हैं, कल बताया भी था उन्होंने कि यात्रा जब वहाँ से निकल जाती है उसके बाद जब वहाँ चर्चा होती है तो लोग उस यात्रा में जो बातें कही जा रही हैं, खासतौर पर वोट चोरी और SIR का जो मुद्दा है उसको लेकर वहाँ की जनता भी ये कह रही है कि इस तरह से वो भी वहाँ पर पीड़ित है। SIR से भी और वोट चोरी भी लगातार देख रहे हैं, चूंकि ये खबरें अक्सर आती रहती हैं कि वोट कहीं दिया जा रहा है और मिल किसी को रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, वोट चोरी का मसला आ रहा है और कल तो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। एक पत्रकार जो है जनता से कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के लिए आप ऐसे बात मत कीजिए, तो कह रहे हैं कि वो मोदी जो है तो चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने, तो उनका कि भाई आप ऐसे मत कीजिए चोरी वोट। उनका तो कहिए चुनाव आयोग से कि आए और मंदिर में आके बच्चों की कसम खाकर कहे कि वोट चोरी नहीं किया है। तो अब यहाँ तक जनता जो समीर जी ये कह रही है कि अगर वोट चोरी नहीं किया तो मंदिर में आके कसम खाकर चुनाव आयोग कहे कि वोट चोरी नहीं किया। तो ये बात जन जन तक पहुंच रही है समीर जी। और राहुल गांधी इसमें कामयाब हो गए, इंडिया गठबंधन इस बात में कामयाब हो गया है कि किस तरीके से वोट चोरी जो है वो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। ये जन जन तक संदेश पहुंच गया है और इसी से लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी परेशान दिखाई पड़ती है, क्योंकि आज जिस तरीके से पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर बीजेपी ने हमला किया है, लाठी डंडों से लेकर और पत्थरों से हमला किया है, उससे हिसाब से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा जो है वो बढ़ती चली जा रही है समीर जी। बिल्कुल, इस यात्रा को लेकर और वहां पर पार्टी के दफ्तर पर हमला करना, अब क्यों ऐसा किया जा रहा है ये समझ से बाहर है, लेकिन प्रशासन भी उसमें साथ दे रहा है, ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है और ये गंभीर बात है, जिसके आरोप वहां लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। वहां जो मौजूद कार्यकर्ता हैं वो खुद बता रहे हैं कि यहां जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया उसमें पुलिस वाले भी उनके साथ लाठी डंडे लेकर हमले में शामिल थे। बहुत गंभीर आरोप है। अब यात्रा निकल रही है, जब यहाँ पर वोटों से ही चुनाव होना है तो आखिर इतना डर किस बात का है? और अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो फिर उसका उन आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए। तथ्यों के आधार पर आरोप लग रहे हैं तो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जवाब भी दिया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए सड़क पर उतरा जा रहा है। संसद में उसकी चर्चा नहीं कराई जा रही है, तो आखिर फिर समझा क्या जाए? क्या जो आरोप है फिर वो सही है? क्योंकि अगर सही ना होते तो फिर उसकी चर्चा कराई जाती, उस पर बात होती और उसका खंडन किया जाता। लेकिन यहाँ अब इस यात्रा में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी दिख रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता हर दिन इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। क्या कहा है उनकी यात्रा को लेकर अवधेश प्रसाद ने, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको सुन लेते हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी वहां आए थे, रेवंत रेड्डी वहां पर कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो भी पहुंचे थे। लगातार यहां तमाम नेताओं का जाना बना हुआ है, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सुनते हैं अवधेश प्रसाद को क्या कह रहे हैं। बता रहे हैं कि अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरूरी मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि अगर वोटर अधिकार, वोटिंग राइट्स अगर लोगों के छीन लिए गए तो फिर उनके पास बचेगा क्या? बहुत गंभीर मसला है और इस यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन लोग पहले से ही वहां जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि भुक्तभोगी हैं इस वोट चोरी के और SIR की प्रक्रिया के। जिस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम वहां से काटा गया है। यात्रा में अब हमारे साथी यहाँ लगातार वहां यात्रा में मौजूद हैं, इकरार जुड़ रहे हैं, उनसे हम तरीके से लोगों को वोट चोरी के जरिए उनके अधिकार को छीना जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है और संविधान ने जो अधिकार दिया हुआ है उस अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। जो संवैधानिक ताकत मिली हुई है उसके जरिए हम इसको बचाए रखेंगे। हमारे साथी इकरार जुड़ चुके हैं और इकरार से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है, कोशिश करेंगे। अब अगले तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार यात्रा वहां पर कैसे चल रही है, तमाम नेता आकर जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो आम जनता जुड़ रही है, बार बार इकरार बता रहे हैं और उनकी बातें हो रही है जिस तरह से लोगों से, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। और लेकिन अब उस फैक्टर में यात्रा है, जुड़ रही है, उसका अगर आपका को विरोध करना है तो एक यात्रा आप भी निकाल दीजिए, लेकिन
विरोध का ये तरीका जो आज पटना में हुआ है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, और एक कहा जाए कि लोकतंत्र में उसको सही नहीं कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि राज्य की कानून व्यवस्था का इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या होगा। अब बिल्कुल समीर जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो उसको लेकर पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस आदमी ने ये शब्द इस्तेमाल किया ये बीजेपी का ही आदमी था, हमारा आदमी नहीं था। बीजेपी हमारी यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। और जो हमला किया गया कांग्रेस के दफ्तर पर उसको भी लेकर उनका है कि बीजेपी की गुंडागर्दी जो है वो सामने आ गई है। ये साफ तौर पर उनका कि आप पहले पता लगाइए कि जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो कौन है, वो किसका आदमी है। जनता सब देख रही है और पूरा देश भाजपा की गुंडागर्दी देख रहा है। ये साफ तौर पर कहना है पवन खेड़ा का। हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं और उसकी कैसे सीधे उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोगों को जानबूझकर इस यात्रा में एक तरह के दिक्कतें पैदा करने के लिए, विघ्न डालने के लिए भेजा जा रहा है। और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में भी उनका कहना है कि ये बीजेपी का ही कोई एजेंट है, व्यक्ति है। क्या कहा है पवन खेड़ा ने, सुनते हैं। लेकिन ये बात लगातार और ये चर्चा वहां भी हो रही है कि कैसे कोई बीजेपी का कोई व्यक्ति है, बीजेपी ने जानबूझकर प्लांट किया है। हालांकि अब ये पता लगेगा जब उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी आएगी। लेकिन बहुत गंभीर बात है ये कि किस तरह से अगर यात्रा में ये सारी चीजें की जा रही हैं किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से, तो बहुत हैरान करने वाली। हाँ बिल्कुल समझिए, काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। और ये खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है जी, और कांग्रेस के दफ्तर पे हमला करना लाठी डंडों से और पत्थरों से, और हेलमेट पहनकर कार्यकर्ताएं हाथों में लाठियां लेकर के आए, तो ये सुनियोजित एक षड्यंत्र जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश हो रही है। और इसके पीछे कारण वही है कि जो राहुल गांधी ने सीधा सीधा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वोट चोरी से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वोट चोरी से, ईमानदारी से नहीं है, जनता ने उनको नहीं चुना है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की हताशा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है समीर जी। जी बिल्कुल, ये हताशा है या जो भी है, लेकिन जिस तरह से ये उसका जवाब दिया जा रहा है वो तरीका कतई सही नहीं कहा जा सकता, ठीक नहीं कहा जा सकता। और सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये अपशब्द बोले हैं वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है। ये कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कहा है उन्होंने। इस तरह की हरकतें कराई जा रही है, ये कहना है पवन खेड़ा का। गंभीर आरोप है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से इकरार बता रहे थे कि 13 दिन हो गए इस यात्रा को, अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, किसी ने इस तरह की नारेबाजी नहीं की। वहां तो बड़े सीमित नारे भी चल रहे हैं अमलेंदु जी। ऐसे में कोई व्यक्ति आकर अगर कह रहा है, राजनीतिक दल का नेता और कार्यकर्ता तो कभी नहीं कह सकता है, तो ये क्या वास्तव में बीजेपी के लोग हैं जो जानबूझकर, जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पहले अपने प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं और उसके बाद उसका प्रचार कर रहे हैं राजनीतिक फायदा लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए। और बहुत गंभीर आरोप पवन खेड़ा ने लगाया है कि पहले बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाते हैं, उसके बाद इसे मुद्दा बनाते हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर देते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात कही और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि आज लोकतंत्र का काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडों और पुलिस के साथ सदाकत आश्रम के बाहर जमा हुए और उसका गेट तोड़ दिया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे रोकने और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सदाकत आश्रम में घुसकर कारों, ट्रकों और संपत्ति में तोड़फोड़ की। पुलिस मूक दर्शक बनी रही, ये साफ तौर पर कहना है प्रमोद तिवारी का। हम लोग सुन भी सकते हैं क्या कहा प्रमोद तिवारी ने। जी बिल्कुल, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वो विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे कैसे वहां पर हमला किया गया। लेकिन जो आरोप वहां के प्रत्यक्षदर्शी लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वो बहुत गंभीर है कि पुलिस वाले बीजेपी नेताओं के साथ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लाठी डंडे लेकर इस हमले में शामिल थे। खैर, सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी के सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे, कार्यकर्ता नहीं, वो गुंडे थे जिन्होंने इस तरह पे वहां जाकर हमला किया, पार्टी दफ्तर पर हमला किया। और सदाकत आश्रम बहुत उसका एक कह लीजिए कि धरोहर है अमलेंदु जी। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर ही नहीं है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। वहां जाकर उसके गेट को तोड़ देना, हमला कर देना बहुत गंभीर मामला है और उसको लेकर लगातार निंदा हो रही है। लेकिन पवन खेड़ा का जो आरोप है वो सबसे ज्यादा गंभीर है कि बीजेपी ने अपने किसी नेता को, कार्यकर्ता को वहां भेजकर प्रधानमंत्री को गाली दिलवाई और उसके बाद उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है।
हाँ बिल्कुल समझिए, साफ तौर पर उनका आरोप है और ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और इसी में मामले दीजिए एक और गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया है कि जितनी गाली दी जाएगी कमल उतना खिलेगा। हाँ, इसका मतलब खुद गाली दिलवाएंगे और कमल खिलाएंगे, इसका मतलब यही है। फिर इसका मतलब ये आरोप पवन खेड़ा का जो है उसको अमित शाह साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो गाली भी दिलवाएंगे मोदी जी को, कमल खिलाएंगे। तो क्या अब लेकिन आपको समझ चला गया जब मोदी जी को गाली देने से कमल खिला करते थे तो भाजपा अपनी स्टेट को बदले, समय के साथ स्टेट बदलनी पड़ती है, तो भाजपा आउटडेटेड होती जा रही है और ये पुराने हथकंडे अपना रही है। तो इन पुराने हथकंडों से भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, नया रास्ता अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो भी हो ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये और भी ज्यादा गंभीर बात है कि कैसे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के इस सभा में बीजेपी ने अपने लोगों को भेजा और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिलवाई। ये कहना है, ये आरोप है पवन खेड़ा का, कांग्रेस के नेता का। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, उसको लेकर अब राजनीति और भी गर्म होती जा रही है।